हेलो दोस्तों, आइस गेट में रिफंड इंसेंटिव अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों, वो भी एक्सपोर्टर के लिए। अगर एक्सपोर्टर रिफंड इंसेंटिव अकाउंट रजिस्ट्रेशन में अप्लाई नहीं करता है या उसका स्टेटस पेंडिंग है तो उसके एट अ टाइम ऑफ एक्सपोर्ट शिपिंग बिल बनने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है और उसके बाद में ड्रॉबैक लेने में और बाकी सब प्रोसेस करने में भी उसको काफी दिक्कत आएगी दोस्तों। सो ये वीडियो आपका रिफंड इंसेंटिव अकाउंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर है दोस्तों। क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, क्या कोई चार्ज भी लगता है इसका, और इसके फायदे क्या क्या है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग में ये वीडियो है। वीडियो के बाद में इसको रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफंड इंसेंटिव अकाउंट रजिस्ट्रेशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम उसको बोलते हैं CHA की लैंग्वेज में तो वो बोलते हैं IFSC रजिस्ट्रेशन। तो IFSC रजिस्ट्रेशन क्या है आइस गेट पे, उसके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों IFSC रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने जितनी भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया है, जितना भी ड्यूटी में छूट दिया है, साथ में आप अगर GST के साथ में इनवॉइस डालते हो तो GST जो आपको रिफंड लेना है उसके लिए IFSC रजिस्ट्रेशन होना काफी जरूरी है, या ये मान लो कि मैंडेटरी है। तो आपको ये रिफंड लेने के लिए कस्टम पे IFSC का अप्रूवल होना जरूरी है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, एडी कोड के रूल्स में ये बात है कि अगर आपने किसी एक सिंगल पोर्ट पे एडी कोड रजिस्टर किया है तो रूल्स के हिसाब से आप इंडिया के सारे पोर्ट पे, चाहे वो ड्राई पोर्ट हो, फिर अपना एयर हो गया, फिर अपना वेसल के थ्रू जा रहा है या बाय रोड नेपाल के थ्रू माल जा रहा है, सभी के लिए किसी एक सिंगल एडी कोड को रजिस्टर करना जरूरी है दोस्तों। बट IFSC में ये रूल्स काम नहीं करता। IFSC में जिस पोर्ट से आपका माल जा रहा है उस पोर्ट का IFSC रजिस्टर होना जरूरी है। सपोज दैट आपने एक शिपमेंट मुंबई के नावा सेवा से किया तो आपको मुंबई के नावा सेवा पे IFSC रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक आपने बाय एयर मुंबई इनबॉम 4 से किया तो आपको इनबॉम 4 पे भी कराना पड़ेगा। एक शिपमेंट आपका दिल्ली से जा रहा है तो दिल्ली इंडेल 4 पे भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक शिपमेंट आपका चेन्नई से जा रहा है तो इनमा 1 पे आपको चेन्नई का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब आपके पोर्ट चेंज होंगे, अगर सेम पोर्ट से ही जा रहा है तो बार बार कराने की जरूरत नहीं है, एक बार उसका अप्रूवल जरूरी है। अब इसमें दो पेज होते हैं दोस्तों, एक होता है कस्टम पे रजिस्ट्रेशन, एक होता है PFMS रजिस्ट्रेशन। इन दोनों का मतलब समझिए, एट अ टाइम ऑफ शिपिंग बिल जनरेशन के टाइम पे आपका कस्टम अप्रूवल जरूरी है, PFMS जरूरी नहीं है, क्योंकि कस्टम अप्रूवल के 3 दिन बाद PFMS शो करता है अप्रूवल। अब दोनों की भूमिका समझिए, माल को शिपिंग बिल जनरेट करने और ड्यूटी ड्रॉबैक और GST के IGST पार्ट को अप्रूव करने के लिए कस्टम का अप्रूवल जरूरी है, और वही पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए PFMS जरूरी है। मतलब अगर आपका कस्टम अप्रूवल है, बहुत सारे केस में होता है सर कस्टम अप्रूवल है, तो उस केस में आपका ड्रॉबैक अप्रूव तो हो जाएगा, IGST अप्रूव तो हो जाएगी, बट अगर PFMS रिजेक्टेड है तो PFMS रिजेक्टेड होने के कारण आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको PFMS रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब अप्रूव कराना पड़ेगा, तब जाके वो जो पैसा अप्रूव हुआ है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगती है। तो डॉक्यूमेंट की बात करूं तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट हम एडी कोड के लिए अप्लाई करते हैं वो डॉक्यूमेंट का बंच एज इट इज हम IFSC के लिए करते हैं। तो क्या क्या रहेगा उसमें, सबसे पहला बैंक का एडी कोड लेटर जो एनेक्सर A के फॉर्मेट में, लेटेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों। उसमें ओल्ड फॉर्मेट होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और मुंबई एयर या मुंबई सी के दोनों पोर्ट के लिए आप स्पेशली ये चीज को ध्यान रखना, मुंबई में तो थोड़ा सा भी अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू किया है, ऊपर लिख दिया है टू कस्टम ऑफिसर, उसको भी वो रिजेक्ट कर लेते हैं। तो प्रॉपर एज इट इज फॉर्मेट में होना चाहिए जो मुंबई की नावा सेवा ने जारी किया है नोटिफिकेशन के थ्रू। दूसरा अपना कैंसिल चेक, तीसरा अपने को IC कॉपी, चौथा अपना GST कॉपी, और पांचवा अपना पैन कार्ड, और 6 आप एक जो मेल करोगे कस्टम लोकेशन पे उस मेल का स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो दोस्तों। इन सबको आपको एक बंच बनाना है, उस पे DSC साइन लगाना है, और उसके बाद में उसका IRN नंबर जनरेट करके उसको ई संचित पे सबमिट कर देना है। वो फॉर्म में सबमिट करोगे ऑटोमेटिक ई संचित पे जाएगा और उसका आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि ई संचित पे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है दोस्तों। तो ये सब डॉक्यूमेंट करने के बाद में आपको
यहाँ पे जितने भी पोर्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हो एट अ टाइम, उस सभी पोर्ट को एक ही एप्लीकेशन में आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में उसको सबमिट कर देना है। अब बात करते हैं कितना टाइम लगता है अप्रूवल के लिए। IFSC अप्रूवल के लिए मान के चलिए आप 3 to 4 डेज मिनिमम आपको लगेंगे, इससे ज्यादा 15 दिन 20 दिन भी लगते हैं। और अगर आप चाहते हो IFSC एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन कराना तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमको हमारे पास तो दिन है 3 to 4 डेज और हमको एप्लीकेशन करानी है IFSC की, तो भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक ही दिन में आपका IFSC जो है वो एप्लीकेशन डाल दूंगा, और अगर आपको एकदम अर्जेंट है और उसको आपको अप्रूवल आज ही चाहिए तो एक ही दिन में आपको अप्रूवल चाहे इंडिया के किसी भी पोर्ट पे हो वो दोस्तों मिल जाएगी। अब चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको A to Z प्रोसेस बता देता हूं कि IFSC का आपको अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन कैसे करना है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। GOV 2.0 वाली न्यू वेबसाइट पे, और यहाँ पे न्यू वेबसाइट पे आपको आपकी जो आइसगेट की आईडी है, यहाँ पे जो आपकी आइसगेट की आईडी है और आपका जो पासवर्ड है उससे सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में कुछ ऐसा सरफेस आपके सामने ओपन होगा, उसमें आपको जो आपका यूजर आईडी है वहाँ पे ओके करके माय प्रोफाइल पे जाना है। माय प्रोफाइल पे जाके आपको बैंक अकाउंट में जाना है, जहाँ पे आपने एक तरफ फॉरेन रेमिटेंस AD कोड के लिए अप्लाई किया था। देखिए यहाँ पे आपको एक्सेप्टेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये एक्सेप्ट हो गया है। आपको वापस बैंक अकाउंट पे जाना है और रिफंड इनिशिएटिव अकाउंट पे ओके करना है। यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग बता रहा है, मैंने आज ही अप्लाई किया है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट में ओके करना है। यहाँ पे जो आपका रेस्पेक्टिव बैंक है उसका आपको IFSC कोड ऐड करना है मेन, क्योंकि आपको रिफंड इनिशिएटिव जो बैंक को आपके बैंक को ऑथोराइज कर रहे हैं जिसमें आपको रिफंड लेना है, तो उसके लिए IFSC कोड बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप जैसे गेट डिटेल करोगे यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो है आपको बैंक का अकाउंट नंबर ऐड करना है। बैंक का अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद में आपको कौन से पोर्ट पे रिफंड इनिशिएटिव के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे मैं इंसा 1 पे करता हूँ, ये नावा सेवा का कोड है, मैं नावा सेवा पे कर रहा हूँ, मैंने ओके किया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बैंक लेटर, सर्टिफिकेट, AD कोड में ओके करूँगा और यहाँ पे अटैचमेंट पे जाऊँगा। अटैचमेंट पे जाने के बाद में जो मेरा डॉक्यूमेंट है मैं उसको ओके करूँगा। जैसे ही उसको वेरीफाई करूंगा, यहाँ पे आपको वेट करना है IRN नंबर जनरेट। अगर आपका IRN नंबर जनरेट हो जाता है देन आपको सबमिट पे ओके करना है। मोबाइल OTP पे करके आपको OTP पे सबमिट करना है। जैसे आप OTP पे सबमिट करोगे आपका जो स्टेटस है पेंडिंग दिखाएगा और विद इन 2 वर्किंग डेज में आपका जो है वर्क डन हो जाएगा, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपरली ऐड करने हैं। थैंक यू सो मच।